नमस्कार। आज की हमारी कविता है बसंत आया। बसंत आया कविता जो है रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। रघुवीर सहाय ने ये जो कविता लिखी है, आइए पहले हम इसका सार जान लेते हैं। आज मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव होने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। बसंत ऋतु तो आप सब जानते ही हैं कि हमारी 6 ऋतुएं होती हैं जो क्रम से एक के बाद एक आती हैं। और जब बसंत ऋतु आती है तो पहले लोगों को जो है पता चल जाता था मौसम को देखकर कि हाँ बसंत ऋतु आ गई है। लेकिन अब जो है बसंत ऋतु का आना मनुष्य को अनुभव नहीं होता, बल्कि वो कैलेंडर से जानता है कि हाँ बसंत ऋतु आ गई है, क्योंकि कैलेंडर में लिखा होता है सारी ऋतुओं के नाम कि अब कौन सा मौसम आ रहा है, अब कौन सी ऋतु आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट गया है। मनुष्य जो है प्रकृति से दूर होता जा रहा है। कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। व्यंग यानी मजाक किया है कि मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली कैसी हो गई है कि वो घर के अंदर ही रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है, प्रकृति से दूर होता जा रहा है। कवि ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है कि ये आधुनिक समय के सामने एक चुनौती की तरह खड़ी है कविता कि आजकल हमें किसी भी चीज़ का आभास होता ही नहीं है, अनुभव होता ही नहीं है। सब कुछ हमें टीवी देखकर या कैलेंडर देखकर ही मालूम चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। ये हमारे जीवन की विडंबना नहीं तो और क्या है कि हम जो है किसी भी चीज़ का अनुभव कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारा ज्ञान जो है वो सीमित हो चुका है। अभी अगर हम गांव में होते, गांव के लोग अभी भी इतना ज्ञान रखते हैं इन चीज़ों के बारे में, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हर मौसम के बारे में, बारिश के बारे में पूर्वानुमान हो जाता है कि अब बारिश आएगी नहीं आएगी, या कौन सा मौसम आने वाला है, अगर ये मौसम आएगा तो क्या होगा, उससे पहले क्या क्या संकेत होंगे। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन की विडंबना है कि वो प्रकृति से दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है। तो आइए कुछ कठिन शब्दों को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम कविता की शुरुआत करते हैं। कूकना। कूकना जो होता है चिड़िया की आवाज़ को हम कहते हैं, जो उसकी नेचुरल वॉइस होती है उसको हम कहते हैं ना चिड़िया कूक रही है। तो वैसे जो सही शब्द है कुहुकना है और ये इसका तद्भव रूप है कूकना। चुरमुराए यानी चरमराने की आवाज़। पत्ते जब सूखे पत्ते होते हैं, जब वो पैरों के नीचे आते हैं तो उनके चरमराने की आवाज़ आती है। तरुवर कहते हैं सुंदर पेड़ को। पियर आए यानी पीले पड़ चुके। फिरकी एक लकड़ी का खिलौना होता है जिसको घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमता है। अमुक यानी इस। मदन महीने, मदन कहते हैं कामदेव को, और कामदेव का महीना जो होता है वो होता है बसंत, क्योंकि कामदेव जो है वो प्यार के देवता माने गए हैं और बसंत का मौसम जो है वो भी प्यार का मौसम माना जाता है। प्रमाण यानी सबूत। दहर दहर यानी धधक धधक कर। कोई चीज़ जलती है ना, जब उसमें से धधकने कहते हैं ना, धधक धधक कर जल रही है। दहकना लपट के साथ जलना, जब उसमें आग में से लपटें भी उठती हैं साथ में। ढाक कहते हैं पलाश को। पलाश के पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं। तरु यानी अशोक का पेड़। तरु जो है वो पेड़ का पर्यायवाची है और अशोक का पेड़ भी कहा जाता है तरु को। मधुमस्त यानी पुष्पों का रस पीकर मस्त। मधु कहते हैं जो फूलों का रस होता है। कृतित्व यानी कार्य। पिक कहते हैं कोयल को। नगण्य जो गिनती योग्य ना हो, यानी तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। तो आइए अब पढ़ते हैं कविता बसंत आया। जैसे बहन दा कहती है, ऐसी किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते।
कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते यानी कि सुबह का समय है, 6 बजे का समय है, और कवि जो है वो फुटपाथ पर चल रहा है, यानी कि वो वॉक करने के लिए गया है और वो फुटपाथ पर चलते हुए आ रहा है। तो वो क्या देखता है कि जैसे बहन दा कहती थी, बहन दा का मतलब है बड़ी बहन, जैसे हम जी लगाते हैं बड़ों के आगे, तो यहाँ पर आदर देने के लिए दा लगाया गया है। बहन दा यानी जैसे आदरणीय बहन या बड़ी बहन कहती थी। ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया रूठी, कि ऐसे ही कभी जब फुटपाथ पर से जा रहा था तो साइड में किसी बंगले में अशोक का एक पेड़ लगा हुआ है और उस पर कोई चिड़िया कूक रही है, यानी कि बोल रही है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कि चलती सड़क है यानी कि व्यस्त सड़क है, ट्रैफिक चल रहा है वहाँ पर, तो कवि जो है सड़क के किनारे से जा रहा है और वहाँ पर किनारे पर क्या है, लाल बजरी बिछी हुई है। रोड़ी होती है ना लाल रंग की, जो तोड़ के बिछाते हैं सड़क जब बन रही होती है। तो लाल बजरी पर जब कवि चल रहा है तो उसके पैरों के नीचे चुरमुराने की, पत्तों के चुरमुराने की आवाज़ आती है। और पत्ते कहाँ से आए हैं, ऊंचे तरवर से गिरे हैं। जो ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं वहाँ से वो पत्ते गिरे हैं। और वो पत्ते कैसे हैं, बड़े बड़े हैं और पियराए हैं। पियराए यानी पीले पड़ चुके हैं। जब पत्ते जो होते हैं पेड़ के बड़े बड़े हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो वो धीरे धीरे झड़कर नीचे गिर जाते हैं, सूख कर नीचे गिर जाते हैं। और फिर जब वो कवि के पैरों के नीचे आए तो वो सूखे पत्ते हैं, तो वो पैरों के नीचे आते ही उनके चरमराने की यानी टूटने की आवाज़ जो है वो कवि को सुनाई दी। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई, और 6 बजे का समय है और कवि को सुबह कैसी लग रही है, जिससे गर्म पानी से नहाई। यहाँ पर सुबह का मानवीकरण किया गया है, ये एक स्त्री के रूप में मानो कि जैसे वो नहाकर आई है। तो उसका मतलब क्या है, सुबह गर्म पानी से नहाई है, यानी कि सुबह के समय भी मौसम में हल्की हल्की गर्मी है। वैसे तो क्या होता है, मौसम जो होता है सुबह शाम थोड़ा सा नॉर्मल होता है और दोपहर के टाइम गर्मी बढ़ती जाती है, लेकिन वो मौसम कैसा है, अभी गर्म है। सुबह के समय भी मौसम हल्का सा गर्म है, इसलिए कहा गया है कि सुबह मानो ऐसा लग रहा है गर्म पानी से नहा कर आई। खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई, चली गई। कि तभी एक हवा का झोंका, खिली हुई यानी जब गर्मी में एकदम से हवा का झोंका आए तो कितना अच्छा लगेगा ना, अच्छा सा एहसास देगा। तो वो हवा आई और कैसी आई, फिरकी की तरह आई, जैसे फिरकी आती है ना घूमती हुई, और वो एकदम से घूमते हुए आगे चली गई, यानी कि सिर्फ एक हल्का सा झोंका आया और उसको छूकर गुजर गया। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते, इस तरह से चलते 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 कवि ने ये सब कुछ देखा। क्या क्या देखा कि बंगले पर पेड़ पर कोई चिड़िया कूक रही है, सड़क के किनारे पर कवि के पैरों के नीचे बड़े बड़े पीले रंग के पत्ते जो कि ऊंचे पेड़ से गिरे थे वो उसके पैरों के तले आ गए और वो चरमराने लगे। सुबह कैसी लग रही थी, मानो गर्म पानी से नहाकर आई हो, यानी कि मौसम हल्का गर्म था। और हवा तभी जो है वो आई, और कैसे आई, खिली हुई हवा थी, फिरकी की तरह आई और फिरकी की तरह चली भी गई, यानी कि अचानक से हवा का एक झोंका आया और चला। तो यहाँ पर सुबह और हवा दोनों का मानवीकरण किया गया है। सुबह को गर्म पानी से नहाकर बताया गया है और हवा जो है वो उसको फिरकी की तरह आकर चले जाना बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। कल मैंने जाना कि बसंत आया और एक कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। तो कवि कहते हैं कि कल मैंने जाना कि बसंत आई, कि जब कवि ने ये सब कुछ देखा तो वो
लिखते हैं कि कल मुझे पता चला कि बसंत का मौसम आ गया है। और ये कैसे पता चला था कवि को? कैलेंडर से उसको ये मालूम हुआ था कल ही कि हाँ बसंत का मौसम आने वाला है। कैसे? कि अमुक दिन, इस दिन, अमुक बार, इस बार मदन महीने की, मदन महीना यानी कामदेव का महीना, यानी बसंत का महीना जो है उसकी पंचमी, यानी बसंत पंचमी का जो दिन होता है उसकी ऑफिस में छुट्टी होती है, दफ्तर में छुट्टी थी। यह था प्रमाण, प्रमाण यानी सबूत, ये इस बात का सबूत था कि आजकल क्या जितने भी ऑफिस होते हैं या स्कूल्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, एक कैलेंडर आता है और उसमें कोई भी अगर छुट्टी होती है तो उसकी सूचना जो होती है वो पहले से दी जाती है सबको। एक नोटिस आता है, उस पर साइन कराए जाते हैं कि हाँ इस दिन छुट्टी रहेगी, ताकि बच्चों को भी और टीचर्स को भी बता दिया जाए। तो उससे कवि को ये मालूम था कि बसंत पंचमी, जो बसंत का मौसम है उसमें बसंत के महीने में इस दिन बसंत पंचमी होगी और इस दिन ऑफिस की छुट्टी होगी। तो इसलिए कवि को ये बात मालूम थी कि बसंत का मौसम आने वाला है, तो वो पहचान पाया कि हाँ बसंत आ गया है। तो दफ्तर में छुट्टी थी तो ये इस बात का सबूत था। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। और क्योंकि वो कवि है और कवि है तो वो कविताएं पढ़ता रहता है, और कविताएं पढ़ते रहने के कारण उसको ये पता था कि जब बसंत का मौसम आएगा तो क्या होगा कि ढाक के जो जंगल है, पलाश के जो जंगल हैं वो धधक धधक कर जलेंगे, लपटों के साथ जलेंगे, उनमें अपने हाथ ही आग लग जाती है और वो जलने लगते हैं। कुछ जो सूखे पत्ते होते हैं उनको जला भी दिया जाता है। तो कवि को ये बातें पता थी। और आम पर बोर आएंगे, बोर यानी मंजरियाँ, यानी जो छोटे छोटे आम आने से पहले जो छोटे छोटे फूल आते हैं उन्हें कहते हैं मंजरियाँ यानी बोर। तो आम पर मंजरियाँ आएंगी, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। और जो वन हैं, जो जंगल हैं, वो भी कैसे हो जाएंगे? नंदन वन की तरह। नंदन वन होता है जो इंद्र देवता का जो वन है, जो बाग है, जिस तरह से वो सुंदर है, सुखदाई है, उसी तरह से सारे जंगल जो हैं वो हरे भरे हो जाएंगे, रंग से, रस से, फल से, फूलों से, खुशबू से सब लद जाएंगे। तो इसलिए सभी सुखदाई होंगे, आनंददायी होंगे, उनको देखकर लोग खुश होंगे। जब लोगों को फल और फूल मिलेंगे तो उनको आनंद होगा, और वैसे ही आनंद होगा जैसे इंद्र के नंदन वन को देखकर लोगों को आनंद प्राप्त होता है। मधुमस्त, पिक, भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। कि मधुमस्त पिक, मधुमस्त यानी फूलों का रस पीकर मस्त, पिक यानी कोयल, और भंवर यानी भंवरे। कि भंवरे और कोयल जो है, भंवरे जो क्या करते हैं, फूलों का रस पीते हैं। तो फूलों का रस पीकर जो मस्त हो गए हैं, ऐसे भंवरे अपनी गुनगुन की आवाज़ से गुंजार करेंगे, और कोयल जो है वो भी मस्त होकर नाचेगी, वो अपनी आवाज़ में गाएगी। और सब अपना अपना अभ्यास करके, अपना अपना कार्य करके दिखाएंगे। कि मोर जो है, मोर नाच कर दिखाएंगे, कोयल गा कर दिखाएगी, और भंवरे अपना गुनगुन करके दिखाएंगे। तो सब अपना अपना कृतित्व जो है, जो उनका कार्य है वो करेंगे, और उससे जो है उनका भी क्योंकि मन प्रसन्न हो जाता है बसंत के मौसम में, तो वो सब भी अपने अपना नृत्य करने लगते हैं। यही नहीं जाना था कि ये सब बातें तो कवि को पता थी, लेकिन उसने ये नहीं जाना था, ये नहीं सोचा था कि आज के नगण्य दिन, आज के तुच्छ दिन में, तो तुच्छ यानी जिसकी कोई गिनती नहीं है, ऐसे दिन में वो इस बात को जानेगा कि जैसे उसको पता चला है कि बसंत आया, कि उसको इस तरह से बसंत के आने का पता चलेगा जैसे पता चला है, उसको इस बात का एहसास नहीं था। यानी कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि हम प्रकृति से इतना दूर हो गए हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता, ये अनुभव ही नहीं होता कि हम थोड़ी देर जाकर प्रकृति के साथ गुजार सकें और इन आने वाले परिवर्तन जो हैं इनका अनुभव कर सकें और अपने आप अंदाज़ लगा सकें कि कौन सा मौसम आने वाला है।
आजकल लोग इतना एकाकी हो गए हैं, इतने संकुचित हो गए हैं कि लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते, अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। और उन्हें सब चीज़ें जो हैं वो कैलेंडर से पता चलती हैं, टीवी देखकर पता चलती हैं। वो अपने आप से कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते। तो यही उनके जीवन की विडंबना है कि हम जो है प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है भाव सौंदर्य। और इस कविता का भाव क्या है? इसमें वसंत ऋतु की मनोहारी सुबह का सुंदर चित्रण किया गया है कि बसंत ऋतु के मौसम में सुबह कैसी है, मनोहारी है, मन को हरने वाली है, मन को अच्छी लगने वाली है। और उसका बहुत सुंदर चित्रण जो है वो कवि ने किया है। तथा वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया गया है कि बसंत के ऋतु में वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। सेकंड पॉइंट है, आधुनिकता के प्रभाव के कारण मनुष्य प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद उठाने से वंचित रह जाता है। कि आज की जो ज़िंदगी है, आज की जो लाइफ है वो कैसी है, बहुत भागदौड़ वाली हो गई है। मनुष्य के पास समय ही नहीं है। वो सुबह उठकर भागना शुरू करता है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, बच्चों को लेना है, छोड़ना है, इतने काम उसके पास हैं, उसको समय ही नहीं है वो कुछ समय जो है प्रकृति की गोद में जाकर बैठ सके। तो वो उसके जो सुंदर अनुभव हैं उनका आनंद उठाने से वंचित रह जाता है। अब है इसका शिल्प सौंदर्य। इसमें खड़ी बोली के साथ साथ देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। कि खड़ी बोली तो है ही इसकी भाषा, जो हिंदी की भाषा होती है, हिंदी खड़ी बोली साहित्य की जो भाषा है, लेकिन साथ साथ इसमें जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में कवि रहता है वहाँ के बोलचाल के जो शब्द हैं वो भी कवि ने इसमें प्रयोग किए हैं, जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, देसी शब्द कहते हैं, या फिर क्षेत्रीय यानी उस क्षेत्र विशेष के शब्द, उनका प्रयोग कवि ने किया। तो कांत रहित छंद मुक्त रचना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनमें कोई छंद नहीं है, कोई तुक नहीं है, तो इसलिए ये तुकांत रहित और छंद मुक्त रचना है। बड़े बड़े, चलते चलते, दहर दहर, उन सब में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी पुनः पुनः आना। जब शब्द बार बार आता है तो उनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। फिर की सी में उपमा अलंकार है, क्योंकि सी शब्द का प्रयोग हुआ है, जहाँ सा से सी का प्रयोग होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। सुबह, हवा, कोयल का मानवीकरण किया गया है, तो इसलिए इनमें मानवीकरण अलंकार भी है। के किनारे में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि का दो बार आया है। दृश्य बिंब साकार हो उठा है, यानी इस कविता को पढ़ने से आपको जो है एक दृश्य आपकी आंखों के सामने उपस्थित हो गया है कि कैसी सुबह है, कैसे कवि चल रहा है, कैसे उसके पैरों के नीचे पत्ते आए हैं, तो कैसी आवाज़ आई होगी। तो ये सब दृश्य जो है जब आपकी आंखों के सामने उपस्थित हो गया है तो इसको कहते हैं दृश्य बिंब साकार हो जाना। तो यहाँ पर ये आपकी कविता समाप्त होती है, वसंत आया। ये कविता आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आप और वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।